मैं डॉक्टर सतीश दुबे आज आपके साथ राजनीति विज्ञान के एक टॉपिक कानून लॉ विधि को लेकर उपस्थित हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट करने से मैं आपको आपकी कोर्स को देखते हुए वीडियो भेज सकूंगा और जो वीडियो मैं भेजूंगा वो आपको मिलेगा समय से। तो आज हम चर्चा करने आए हैं कानून, लॉ। लॉ कानून विधि ट्यूटन भाषा, एक जर्मन की भाषा है ट्यूटन भाषा। ट्यूटन भाषा के लैग LAG से बना है। लैग से बना है। लॉ ट्यूटन भाषा के लैग से बना है। LAG लैग, जिसका अर्थ होता है एक समान बना रहना, एक रूप बना रहना, निश्चित रहना, अर्थात जिसमें एक रूपता हो, एक निश्चितता हो, सभी के लिए समान हो, सभी के लिए समान हो। परंतु लॉ ट्यूटन भाषा के लैग से आया है, परंतु ये परिभाषा स्पष्ट नहीं हो रही है ठीक से। तो परिभाषा को ठीक से स्पष्ट करने की बात यह है कि लॉ कानून मनुष्य के बाह्य आचरण से संबंधित वे नियम हैं जिन्हें एक संप्रभु सत्ता लागू करती है और उल्लंघन करने वाले को दंड मिलती है। जिन्हें एक संप्रभु सत्ता लागू करती है। लॉ कानून को एक संप्रभु सत्ता लागू करेगी, ऐसे नहीं कोई लागू कर दे, नहीं, एक संप्रभु सत्ता, एक सावरन, एक सुप्रीम पावर लागू करेगी और जो उल्लंघन करेगा उसको दंड मिलेगा, दंड की व्यवस्था। और यह मनुष्य के आचरण के बाह्य नियम है, यह भी ध्यान रखना है। तीन बातें। तो मनुष्य के वह बाह्य आचरण के नियम जिन्हें एक संप्रभु सत्ता लागू करती है, उल्लंघन करने वाले को दंड मिलता है, कानून कहते हैं। कानून की सबसे अच्छी परिभाषा ऑस्टिन का है। ऑस्टिन कानून संप्रभु का आदेश है। कानून संप्रभु का आदेश है, यह परिभाषा है ऑस्टिन की कि कानून संप्रभु का आदेश है। ऑस्टिन की परिभाषा है कि कानून संप्रभु का आदेश है। उनकी पुस्तक है विधि शास्त्र पर व्याख्यान। ऑस्टिन की पुस्तक है विधि शास्त्र पर व्याख्यान। उन्होंने कहा कि कानून संप्रभु का आदेश है। TH ग्रीन ने कहा कि कानून कर्तव्यों और अधिकारों की वह पद्धति है। TH ग्रीन के अनुसार कानून मनुष्य के अधिकारों और कर्तव्यों की वह पद्धति है जिसे राज्य लागू करती है। तो TH ग्रीन ने कहा कि कानून मनुष्य के अधिकारों और कर्तव्यों की वह पद्धति है जिसे राज्य लागू करती है। तो बात क्लियर हो गई, परिभाषा भी क्लियर हो गया कि राज्य लागू करता है, संप्रभु सत्ता लागू करती है, उल्लंघन करने वाले को दंड मिलता है, यह मनुष्य के बाह्य आचरण से संबंधित है। ये तीनों चीजों को की व्यवस्था को हम कानून कहेंगे। तो फिर से हम दोहरा दें कि कानून मनुष्य के बाह्य आचरण से संबंधित वे नियम हैं जिन्हें एक संप्रभु सत्ता, सुप्रीम पावर लागू करती है और उल्लंघन करने वाले को दंड मिलता है। अब कानून के तत्व की हम बात करें। कानून के तत्व की हम बात करें तो पहली बात है कि कानून विधि वही काम करता है जो समाज संगठित, राजनीतिक रूप से संगठित होता है, राजनीतिक चेतना युक्त होता है। तो राजनीतिक रूप से संगठित होना यह पहली शर्त है। अगर कोई समाज राजनीतिक रूप से संगठित नहीं है, बिखरा हुआ है जंगलों में और कहां कंदराओं में, उस पर कानून काम नहीं करेगा। तो राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित होना कानून की पहली शर्त है कि वो समाज, वह व्यवस्था एक राजनीतिक चेतना के रूप में, राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित हो। दूसरी बात, कानून का संबंध मनुष्य के बाह्य आचरण से है। ध्यान रखिएगा, बाह्य आचरण से। हम धर्म नहीं है, हम नैतिकता नहीं है कि मनुष्य के अंदर जाके उसका सुधार करें, नहीं। हमारा संबंध, कानून का संबंध और राजनीति शास्त्र का भी संबंध मनुष्य के बाह्य आचरण से है। मैंने पहले कहा था आपसे। तो कानून का संबंध मनुष्य के बाह्य आचरण से है। तीसरा,
एक संप्रभु सत्ता उसे लागू करती है, सुप्रीम पावर उसे लागू करती है। क्योंकि राज्य सुप्रीम होता है, इस नाते राज्य कानून को लागू करता है। चौथा, उल्लंघन करने वाले को दंड मिलता है। जो उल्लंघन करेगा उसके लिए दंड मिलेगा, दंड की व्यवस्था है, दंड मिलेगा। और पांचवा, कानून के तत्वों में कि कानून का पालन नैतिकता के आधार पर किया जाना चाहिए, विश्वास के आधार पर किया जाना चाहिए, उसमें अस्थायित्व होना चाहिए, समाज का हित होना चाहिए, स्वयं की चेतना होनी चाहिए। अगर भय से, दबाव से, दंड के भय से, बिना मन के ऐसे कानून का पालन किया जाता है तो वो ठीक नहीं है, वो बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। आपने देखा कि अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून भारतीयों पर लादे अपने दंड के भय के बल, वो सफल नहीं हुए। भय से कितना दिन तक आप कानून चला लेंगे? तो कानून के लिए बहुत आवश्यक है कि अगर उसका पालन नैतिकता के आधार पे, चेतना के आधार पे, समाज और अपने हित के आधार पे किया जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो कानून की, कहां से कानून का उत्पत्ति हुआ, उसकी परिभाषा, उसके तत्व, अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कानून के प्रकारों की। द काइंड्स ऑफ लॉ, कानून कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला प्रकार है व्यक्तिगत कानून। व्यक्तिगत कानून या प्राइवेट लॉ उस कानून को कहते हैं जिससे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अपने वस्तुओं का, चीजों का आदान प्रदान कर लेता है। इनके जो संबंध नियमित करते हैं, इनको हम व्यक्तिगत कानून कहते हैं। व्यक्तिगत रूप से एक मनुष्य अपने वस्तु को दे दिया, ले लिया, ये व्यक्तिगत कानून के रूप में आते हैं। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य का लेन देन, वस्तुओं का आदान प्रदान, व्यक्तिगत कानून है। दूसरा है सामान्य कानून। सामान्य कानून, सामान्य कानून के माध्यम से मनुष्य के आचरण राज्य के द्वारा तय किए जाते हैं। राज्य मनुष्य मनुष्य के संबंध, मनुष्य राज्य के संबंधों को निश्चित करता है। किसी ने किसी की चोरी कर ली, कोई सामान नुकसान कर दिया, यह सब तय होगा सामान्य कानूनों से। सामान्य कानून के माध्यम से यह तय होगा नियम बनाया जाएगा और कि कैसे लोगों के आचरण व्यवहार को नियमित किया जाए। सामान्य कानून को लागू करने का अधिकार उस देश की व्यवस्थापिका से प्राप्त हो जाते हैं, परंपराओं से प्राप्त हो जाते हैं, रीति रिवाजों से प्राप्त हो जाते हैं। सामान्य कानून और संवैधानिक कानून, अगर लचीला संविधान है तो दोनों में परिवर्तन एक तरह से हो जाता है। साधारण संसद के साधारण बहुमत से सामान्य कानून और संवैधानिक कानूनों में परिवर्तन हो जाते हैं यदि लचीला संविधान है। लेकिन यदि कठोर संविधान है तो उसमें परिवर्तन सामान्य कानून में परिवर्तन की दूसरी पद्धति है और संवैधानिक कानून में परिवर्तन की दूसरी पद्धति है। तीसरा है सार्वजनिक कानून। सार्वजनिक कानून राज्य के द्वारा निर्मित वे कानून हैं जो लोगों के राज्य के साथ संबंधों को तय करते हैं, नागरिक नागरिक संबंधों को तय करते हैं, राज्य से नागरिक के संबंध तय करते हैं, नागरिक से राज्य के संबंध तय करते हैं। एक संप्रभु सत्ता इसे लागू करती है। ऐसे कानूनों को हम सार्वजनिक कानून कहते हैं। लोगों के कर की क्या व्यवस्था होगी, नियमों की व्यवस्था क्या होगी, ये सब सारी चीजें सार्वजनिक कानून के अंतर्गत आती हैं, जो सभी के लिए समान रूप से लागू होती हैं। अगला कानून है संवैधानिक कानून। संवैधानिक कानून वे कानून होते हैं जिसे संविधान में
जो सरकार के विभिन्न अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, ये सब सारी चीजें तय करेंगे। राष्ट्रपति के क्या अधिकार होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के क्या अधिकार होंगे, मुख्यमंत्री के क्या अधिकार कर्तव्य होंगे, राज्यपाल के क्या होंगे, ये सब कुछ तय किया जाता है संवैधानिक कानून के अंतर्गत। संवैधानिक कानून के अंतर्गत सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, तो सरकार की मशीनरी है, उनके अधिकारों और कर्तव्यों को तय किया जाता है, उनकी सीमाओं को तय किया जाता है। प्रशासकीय कानून, प्रशासकीय कानून वे कानून हैं, प्रशासकीय कानून पूरी दुनिया को फ्रांस की देन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। प्रशासकीय कानून में सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों, कर्तव्यों, सीमाओं, उनसे और नागरिक के संबंधों को तय किया जाता है। फ्रांस के साथ साथ अब पूरी दुनिया पर इस कानून को अपना रही है, जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग कानून और अलग न्यायालय की व्यवस्था होती है, अलग विधि व्यवस्था होती है, और उनके अधिकारों, कर्तव्यों को तय किया जाता है। ऐसे कानूनों को हम प्रशासकीय कानून कहते हैं। अगला कानून का रूप है प्रथागत कानून। प्रथागत कानून, प्रथागत कानून वे कानून हैं, कॉमन लॉ, जिन्हें, जो परंपराओं पे, रीति रिवाजों पे आधारित होते हैं, जिन्हें न्यायालय वैधता प्रदान कर देता है, अपना मुहर लगा देता है। समाज में बहुत दिन से परंपराएं चली आ रही हैं, न्यायालय ने मुहर लगा दिया। ब्रिटेन के संविधान में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग है। ब्रिटेन में प्रथागत कानून, कॉमन लॉ बहुत प्रचलित है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के तमाम देशों में इसका प्रभाव है, ब्रिटेन में ज्यादा प्रभाव है कि चली आ रही परंपरा, रीति रिवाजों को न्यायालय ने अपनी मोहर मिल जाती है, उससे वैधता प्राप्त हो जाती है। इसे हम प्रथागत कानून कहते हैं। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, एक विशेष समय, खासकर जब व्यवस्थापिका की बैठकें न हो रही हों, उस देश की कार्यपालिका प्रमुख द्वारा अध्यादेश लाया जाता है, जो कानून का ही एक रूप है, एक निश्चित समय के लिए लाया जाता है और उसके माध्यम से सरकार अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तो एक निश्चित समय, एक विशेष उद्देश्य से लाए गए सरकार के कानून को हम अध्यादेश कहेंगे। भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल के माध्यम से अध्यादेश कानून लाए जाते हैं। इनका भी वही महत्व है जो अन्य कानूनों का है। जो संप्रभु सत्ता लागू करती है, उसी तरह से ये भी उतने ही महत्व रखते हैं अध्यादेश। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के संबंधों को निश्चित करने के लिए, नियमित करने के लिए, संचालित करने के लिए कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं, इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, इंटरनेशनल लॉ। जो एक राज्य से दूसरे राज्य के संबंधों को निरूपित करते हैं, स्थापित करते हैं, संचालित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून कुछ परंपराओं पे हैं, कुछ न्यायालयों से निर्मित हैं, कुछ लिपिबद्ध हैं और आज के समय इनकी बड़ी आवश्यकता है, महत्ता है। तो इस तरह से व्यक्तिगत कानून, सार्वजनिक कानून, सामान्य कानून, संवैधानिक कानून, प्रशासकीय कानून, प्रथागत कानून, अध्यादेश और अंतर्राष्ट्रीय कानून, ये कानून के 8 रूप हुए, 8 प्रकार हुए। अब हम बात करेंगे कि कानून के स्रोत क्या हैं। स्रोत का मतलब होता है मिलता कहां से है। जैसे पानी का स्रोत है नल, कुआं, तालाब, जलाशय इत्यादि इत्यादि। तो हमें प्राप्त कहां से होता है, उसी को हम स्रोत कहते हैं, सोर्सेस कहते हैं। कहां से हमें प्राप्त हो रहा है, तो कानून हमें कहां से प्राप्त होता है, स्रोत क्या है उसके। तो कानून का पहला स्रोत है रीति रिवाज और परंपराएं। ये प्राचीन काल से ही जो रीति रिवाज होते थे, परंपराएं होती थीं, वही आगे चल के धीरे धीरे कानून बन जाते थे। भारतीय परंपरा में है कि भाई चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को धोखा नहीं देना है, धीरे धीरे कानून बन गए। तो कानून का ये प्राचीनतम स्वरूप है रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित होना। जो रीति रिवाज और परंपराएं होती थी, धीरे धीरे वही चल के आगे चल के कानून बन जाते थे। तो कानून का एक बहुत बड़ा स्रोत है रीति रिवाज और परंपराएं। दूसरा कानून का स्रोत है
धर्म धर्म मानव जीवन को नियंत्रित करने का एक बहुत ही प्राचीन स्वरूप है। बहुत सी बातें धर्म में आधारित होती थीं, मनुष्य के आचरण में को उसे नियंत्रित किया जाता था और धीरे धीरे वो कानून बन गए। धर्म कहते हैं चोरी नहीं करना है, कानून बन गया कि चोरी नहीं करना है, जो करेगा वो दंड पाएगा। तो धर्म कानून के बहुत बड़े स्रोत हैं। अगला स्रोत है न्यायिक निर्णय। जब कोई न्यायालय के सामने, न्यायाधीशों के सामने कोई केस आता है, मुकदमा आता है, जिससे बहुत सारी पेचीदगियां होती हैं, जिसका निर्णय करने के लिए उन्हें बहुत सारे आधार देखने पड़ते हैं, कानून बहुत स्पष्ट नहीं होता है वहां, उसके लिए बहुत सारे समाज के बुद्धिमान और योग्य लोगों से परामर्श करना पड़ता है। चली आ रही परंपरा से कुछ हट करके व्यवहार होता है। ऐसे में न्यायालय अपने सूझबूझ से न्यायाधीश समाज के बहुत बड़े प्रबुद्ध और विशेष लोगों से परामर्श करके निर्णय देते हैं। वही निर्णय आगे चल के एक नजीर बन जाती है। जब उस तरह के केसेज आएंगे, जब उस तरह के मुकदमे आएंगे, उस तरह की घटनाएं होंगी, तो न्यायिक निर्णयों का उदाहरण दिया जाता है कि भैया ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फलाने केस में ऐसा हुआ। तो न्यायिक निर्णय कानून के बहुत बड़े स्रोत हैं। कानूनी टीकाएं, बहुत बड़े बड़े लोगों ने कानूनी टीकाएं लिखा है। हमारे भी धर्म में मिताक्षरा और ऐसे बहुत सारे धर्मों में, बहुत सारे समाजों में अलग अलग कानूनी टीकाएं हैं। बहुत सारे हमारे यहां उपनिषद, बहुत सारे टीकाएं, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे गए जो जिसे कानून बनाने में, कानून को सुलझाने में, कानून को प्राप्त करने में मदद मिलती है। उनका दृष्टांत दिया जाता है कि देखिए ऐसे ऐसे इस पुस्तक में है, ऐसे ऐसे इन्होंने इनको लिखा है। तो कानून को प्राप्त होने में ये बहुत बड़ा योगदान है कानूनी टीकाओं का। उनके ऊपर जो बड़े बड़े कानून के बहुत प्रमुख लोगों द्वारा, बड़ी बड़ी हस्तियों के द्वारा जो पुस्तकें प्राप्त होती हैं, जो लेखबद्धता प्राप्त होती है, वो कानून का एक बहुत बड़ा स्रोत के रूप में काम करती है। एक और आधार है साम्य नीति या औचित्य। साम्य नीति या औचित्य, कभी कभी न्यायालयों के सामने ऐसी समस्या होती है कि किसी मुकदमे में कानून एकदम रास्ता नहीं दिखा पाता है कि क्या किया जाए। लेकिन जज को तो निर्णय देना है, जज तो भाग नहीं सकते हैं, न्यायाधीश तो भाग नहीं सकते, भैया इसका कोई कानून नहीं, हम निर्णय नहीं देंगे। कोई मुकदमा ऐसा आ गया, कोई केस ऐसा आ गया जो इसके पहले ऐसा इस तरह का नहीं उदाहरण मिल रहा है, या तो इस तरह के केस हुए नहीं हैं, और हुए हैं तो उनके उदाहरण नहीं मिल पा रहे हैं, कानून मौन है, अब क्या करें? तो न्यायाधीश को निर्णय देना ही देना है। तो वो अपने अनुभव के आधार पे, अपने अध्ययन के आधार पे, उचित अनुचित के आधार पे, विवेक के आधार पे, अपनी तर्क क्षमता और योग्यता के आधार पे उचित और अनुचित का निर्णय करते हैं कि क्या उचित है। इसी को हम औचित्य कहते हैं, औचित्य के आधार पर निर्णय। और जो निर्णय ले लिए जाते हैं वो अगले केसेज में, अगले मुकदमों में, अगले उदाहरण, जब उस तरह की चीजें सामने आती हैं तो उनके लिए एक नजीर बनते हैं, उदाहरण बनते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं औचित्यपूर्ण। तो औचित्यपूर्णता भी कानून का एक बहुत बड़ा स्रोत है। व्यवस्थापन, आज जितने कानून के स्रोत हैं, रीति रिवाज, परंपराएं, धर्म, न्यायिक निर्णय, कानूनी टीकाएं, साम्य नीति, औचित्य, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यवस्थापन। लेजिस्लेशन बॉडी, विधानमंडल, संसद, व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है। आज 90% से ज्यादा कानून व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं। लेजिस्लेशन बॉडी आज बहुत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है, किया जाता रहा है, आगे किया जाएगा। इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक देश का संविधान तय करता है कि कैसे कैसे कानून बनाना है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। उस देश की संसद, विधानमंडल मिलकर के अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून का निर्माण करते हैं। आज कानून के सबसे बड़े स्रोत ये हैं, सबसे बड़े स्रोत हैं।
उस देश के संविधान से तय होगा कि कैसे कैसे बनना है, किस रूप में बनना है। तो आज व्यवस्थापन संविधान के बहुत बड़े स्रोत के रूप में है, बहुत बड़े स्रोत के रूप में है। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि कानून का महत्व, कार्य या आवश्यकता, जो भी आपका हल है। तो कानून की सबसे बड़ी महत्ता है, सबसे बड़ी आवश्यकता है कि कानून मनुष्य के आचरण को नियंत्रित करता है, मनुष्य के आचरण को नियंत्रित करता है, उसके जीवन को सुखमय बनाता है। अगर वो गलत व्यवहार कर रहा है, उसे नियंत्रित करेगा, जिससे वो एक अच्छा व्यक्ति बनेगा। समाज में शांति, खुशहाली आएगी। जो पालन कर रहा है उसके भी जीवन में खुशहाली आएगी, शांति आएगी, समृद्धि आएगी और समाज में भी आएगी। इसी नाते कानूनों का पालन होता है कि कोई उसका दुरुपयोग ना करे। कानून बनाए जाते हैं इसी नाते। शांति व्यवस्था बनी रहेगी समाज में, समाज में प्रगति होगी, लोगों के अधिकारों कर्तव्यों की रक्षा होगी। सबको मालूम है कि हमारे अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, उनकी रक्षा, सुरक्षा, उनकी संपत्ति की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा। स्पष्ट सबको ज्ञान रहेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इससे उनका नैतिक प्रगति होगी, नैतिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, उनकी उन्नति होगी, राज्य की उन्नति होगी। ये सब बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी महत्ता है कानून की। और कानून के बिना कोई भी समाज को संचालित करना असंभव है, असंभव है। इस नाते कानून बहुत उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और अच्छी व्यवस्था बात होगी जब उनका पालन नैतिकता और समाज और स्वयं के हित में किया जाए, भय और दबाव से न किया जाए। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त। जय हिंद, जय भारत।